हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे 10 इम्पॉर्टेंट केसेस जो AIBE के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये केस हुआ था 1973 में। आपको उसकी कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। तो इसका जो की आंसर होता है वो है मूल संरचना, यानी कि मूल संरचना को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर 13 न्यायाधीशों की जजों की पीठ बैठी थी और ये फैसला आता है 1973 के अंदर। इसका मेन पॉइंट है कि इस मूल सिद्धांत कि मूल संरचना का सिद्धांत दिया इसने इस केस के अंदर। इसका मतलब ये है कि संविधान में चेंजेस तो हो सकते हैं, मतलब संशोधन तो हो सकते हैं, पर जो मूल संरचना है उसके अंदर चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। यह है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति पर सीमा। संशोधन हमें 368 में देखने को मिलता है कि किसी भी में भी संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। इसके अंदर एक सीमा बांधी गई इस केस के द्वारा। सेकंड केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इस केस में क्या बोला गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। केवल औपचारिक रूप से कानून द्वारा बनाई गई होना पर्याप्त नहीं। राज्य मनमानी या दमनकारी प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए। इसके जो मेन पॉइंट है AIB के लिए, आर्टिकल 21 के अंदर इसकी बात की गई। जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तृत अर्थ हमें आर्टिकल 21 में मिलता है। और गोल्डन ट्रायंगल आता है इसके अंदर। गोल्डन ट्रायंगल आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में या निष्पक्ष या न्याय संगत और उचित तथा के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 14, 19 एंड 21। थर्ड केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? श्रम एवं कार्यस्थल अधिकार। ये जो केस है ये बताता है कि किसी भी महिला से भी कार्यस्थल पर कोई भी शोषण उसका नहीं किया जा सकता है, यौन शोषण नहीं किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध बाध्यकारी सुरक्षा उपाय विशाखा गाइडलाइंस निर्धारित किए, जिससे विधायी शून्य को भरा गया। मेन बात क्या है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ये केस सामने आता है, जो कि हुआ था 1997 में। इसमें इसने क्या क्या दिया है? ये दिशा निर्देश तब तक प्रभावी रहे जब तक कि इन्हें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया गया, जब तक ये रहे। इसका मेन पॉइंट क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। आपको याद रखना है कि विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान हुआ 1997 में। किस लिए हुआ? कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के साथ नहीं किया जा सकता है। अधिकार का स्रोत कहाँ से है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत न्यायिक दिशा निर्देश, सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, ये जो कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए आता है रिट में। और पोस अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित इसको किया गया। हमारा फोर्थ केस है जो कि है आपराधिक कानून आर्टिकल 21। क्या बता रहा है इसमें? इसमें आपराधिक कानून के बारे में बात की गई। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ
बिहार 1979। मूल सिद्धांत क्या बताता है? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। आर्टिकल 21 हमें जीवन की स्वतंत्रता देता है। और व्यवहारिक प्रभाव क्या है इसका? विचाराधीन हिरासत की समस्या को संबोधित किया गया और दृढ़ता से स्थापित किया गया कि निशुल्क कानूनी सहायता को विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है। कि निशुल्क कानूनी सहायता कोई विशेष अधिकार नहीं है बल्कि क्या है? संवैधानिक अनिवार्यता है। संविधान के अकॉर्डिंग अनिवार्य है कि किसी को भी एक निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। आपको इसमें मेन बात याद रखनी है, ईयर याद रखना है और याद रखना है आर्टिकल 21 में क्या बताया गया और निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया। और AIBE परीक्षा के संकेत में क्या है इसमें? ये बातें जो मैंने आपको बताई कि निशुल्क कानूनी सेवाएं और आर्टिकल 21 को आपको याद रखना है। अगर राज्य कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं कराता तो संवैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल केसेस आ जाता है, केस आता है फिफ्थ, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। मूल सिद्धांत क्या है इसका? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का मृत्युदंड केवल अत्यंत दुर्बलतम मामलों में ही दिया जा सकता है जब अपराध इतना विभत्स हो कि किसी भी वैकल्पिक सजा को उचित न ठहराया जा सके। यानी कि इतना बड़ा अपराध हो कि उसकी तुलना में कोई अपराध, इसकी तुलना में कोई सिद्धांत ना मिल रहा हो या कि उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा, तभी मृत्युदंड को ठहराया जाना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए। AIB परीक्षा में क्या पूछा जाता है? फांसी जैसे मामलों में सजा निर्धारण के विवेकाधिकार पर प्रमुख प्राधिकरण कि फांसी जैसे जो मामले हैं उसमें सजा को निर्धारित किया जाए और विवेक से सोचा जाए। विवेक अधिकार मतलब उसके बारे में सोचा जाए कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मृत्युदंड पर संवैधानिक सीमाएं निर्धारित करता है ये केस, संवैधानिक सीमाएं बांधता है मृत्युदंड पे ये केस। मृत्युदंड देने से पहले अदालतों उग्रकारी और शमनकारी परिस्थिति का आकलन करना चाहिए। इसमें मेन बात क्या है? आपको ईयर याद रखना है, 1980 में होता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। और इसमें क्या किया गया? अत्यंत दुर्बलतम, यानी कि मृत्युदंड केवल कब दिया जाएगा? अत्यंत दुर्बलतम मामलों में, कि इसके बारे में पता ना हो, बहुत बड़ा अपराध हो और कोई रास्ता ना बचे, तभी मृत्युदंड देना सही रहेगा। सिक्स्थ है केस DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। इसमें क्या आ गया? यहाँ पर हिरासत अधिकार, आपको की पॉइंट से भी याद रखने हैं इसको। मूल सिद्धांत क्या है? न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय निर्धारित किए ताकि हिरासत में हिंसा और मृत्यु को रोका जा सके। पुलिस हिरासत में यातना की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हमें पता है कि अक्सर थाने के अंदर अपराधी हो या बेकसूर हो, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जिससे उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इसके लिए एक केस आता है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, जो कि न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय निर्धारित किए ताकि इन जैसी चीजों को, हिंसा को जो जेल में होती है, जो प्रिजनर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको रोका जा सके। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के पास स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। जो गिरफ्तार कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसके पास स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किसी रिश्तेदार को सूचित करने का अधिकार बताया जाना चाहिए। और
हिरासत में जब किसी व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, तो उससे ये नहीं बोला जा सकता कि आप अपने रिश्तेदारों को या अपनी फैमिली को बताओ। वो उसका अधिकार है वो बताने का, वो अपनी फैमिली में बताएगा और या अपने खानदान में अपने परिचित को मैसेज देगा कि मुझे यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। नियमित अंतराल पर चिकित्सीय परीक्षण होना चाहिए और ड्यूरेशन में कुछ-कुछ समय में उसको चेक करना चाहिए कि उसको बीमार तो नहीं है या कैसा है। ये सब डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में सामने आता है। आपको याद रखने वाली बात है कि मानवीय गरिमा के बारे में बात की गई इसमें। अनुच्छेद 21 और हिरासत के दौरान पुलिस की जवाबदेही से संबंध है। मेन पॉइंट क्या है? हिरासत के दौरान पुलिस की जवाबदेही से संबंध। अगर वो गलत तरीके से टॉर्चर करता है तो उसके लिए ये केस बनाया गया। नेक्स्ट केस है, सेवंथ केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। आपको इसमें ईयर याद रखना है और ये कब आता है? मंडल कमीशन का मामला आरक्षण कानून और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की व्याख्या के लिए अनुच्छेद 16 के अंतर्गत केंद्रीय महत्व रखता है। अब मंडल कमीशन आता है 90 के दशक के अंदर। उसमें आरक्षण कानून को बोला गया सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलना चाहिए सबको। इसमें एक केस भी आता है 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आरक्षण कानून और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की व्याख्या के लिए अनुच्छेद 16 के अंतर्गत केंद्रीय महत्व दिया गया। फिर है ओबीसी का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को मान्यता दी गई। सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो छांट के निकाले गए थे उस समय में, उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया जो आज भी चल रहा है, ओबीसी। और क्रीमी लेयर के लिए भी एक अलग परिभाषा सामने आती है। ओबीसी के संपन्न सदस्यों को आरक्षण लाभ से बाहर रखा गया। अगर कोई क्रीमी लेयर में आ रहा है, यानी कि उसकी इनकम अभी देख कि ज्यादा होती है जितनी बताई गई है उससे, तो उसको क्रीमी लेयर बोला जाता है ओबीसी में। तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 50% सीमा कुल आरक्षण पर सामान्य सिद्धांत, आमतौर पर 50% से अधिक नहीं, कुल आरक्षण पर सामान्य सिद्धांत लागू होगा। तो आपको मेन बात क्या याद रखनी है इसमें? 1992 के अंदर इंदिरा साहनी केस आता है। क्यों आता है, किस लिए आता है? कि आरक्षण में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलने चाहिए। और इसमें क्या बोला गया? ओबीसी को, जो सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को मान्यता दी गई। क्रीमी लेयर जो है, यानी कि जो अधिक कमा रहे हैं ओबीसी के अंदर, उनको वो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट केस है 8, दोनों की वर्सेस स्टीवनसन 1932। लापरवाही में आधुनिक पड़ोसी सिद्धांत स्थापित किया। किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्यों या चूकों से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें वह युक्तिसंगत रूप से यह अनुमान लगा सके कि वह उन लोगों को हानि पहुंचा सकता है जो उससे निकट और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो। तो लापरवाही में आधुनिक सिद्धांत स्थापित किया गया है इसमें, किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्यों या चूकों से बचने के लिए कि कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई कृत्य है, यानी कि कार्य या ऐसी चूकों से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए जिसमें भी युक्ति संगत रूप से अनुमान लगा सके कि वे उन लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं जो उससे निकट और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो। अपकार विधि क्या है? लापरवाही और सावधानी का कर्तव्य है ये। आधुनिक उत्पाद दायित्व तर्क का आधार दिया गया है इसमें। आपका पड़ोसी कौन है? कोई भी व्यक्ति जिसे आपको युक्ति संगत रूप से प्रभावित व्यक्ति के रूप में विचार में रखना चाहिए। इसमें ये देखा गया कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका पड़ोसी कौन है, आपके आसपास कौन रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहता कि जिससे आपको हानि हो, चाहे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का व्यक्ति हो। तब आप इसके लिए बात कर सकते हैं, इसको हटवा सकते हैं वहां से, जो भी अगर किराएदार हो या कोई व्यक्ति हो ऐसा जो क्रिमिनल माइंडसेट का हो।
तो ये केस आता है 1932 में। पड़ोसी सिद्धांत सावधानी का कर्तव्य, सावधानी बरतनी चाहिए उस समय में। फिर है 9 to 10, दो केसेस में अनुबंध कानून, दो त्वरित स्मरण मामले ये हैं। मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। किसी अवयस्क द्वारा किया गया समझौता, मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। किसी अवयस्क द्वारा किया गया समझौता प्रारंभ से ही शून्य होता है, यह शुरू से ही अमान्य होता है और किसी भी पक्ष पर कोई अधिकार या दायित्व नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति जो अवयस्क है यानी कि माइनर है, 18 साल से कम का है, तो उसके द्वारा अगर कोई समझौता किया जाता है किसी व्यक्ति से, माना कोई डील कर ली प्रॉपर्टी की, या किसी दुकान की डील कर ली, या किसी बाइक की गाड़ी की डील कर ली, तो वैसे वो अमान्य होगा, शून्य घोषित हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा है या व्यक्ति है वो माइनर है। अनुबंध करने की अवयस्कता, भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 11। तो अनुबंध करने की अवयस्कता के कारण वो अनुबंध नहीं कर सकता, उसका अधिकार नहीं होता है। तो मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 हमें ये बताता है। फिर है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913। कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वह स्वीकार करने वाले व्यक्ति की जानकारी में ना आ जाए। अब कोई भी जो प्रस्ताव है, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी स्वीकार नहीं होगा तब तक वह स्वीकार करने वाले व्यक्ति की जानकारी में ना आ जाए। प्रस्ताव की जानकारी के बिना कोई की गई स्वीकृति स्वीकृति नहीं। अगर किसी व्यक्ति दो के बीच में समझौता हो रहा है, पर एक को पता ही नहीं है कि कौन सा समझौता हो रहा है, यानी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तब वो अमान्य घोषित होगा, स्वीकृति नहीं होगी उसकी। इसलिए एक व्यक्ति को दूसरे एक व्यक्ति को तो पता होना ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, और दूसरे को भी पता होना चाहिए, दोनों को शामिल होना चाहिए, और दोनों को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें कौन सी बातें लिखी गई है। तो मोहिरी बीवी में आपने पढ़ा कि एवरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लालन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में आपने पढ़ा कि दोनों ही पार्टी को पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है। यह आता है भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 2 क्लॉज बी और धारा 4 में। तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट केसेस जो कि आपके एआईबी के एग्जाम के लिए या क्लैट के एग्जाम के लिए या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो इसको पढ़ें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं।